आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। पिछले कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि महाराष्ट्र में जो राजनीति का खेल चल रहा है उसमें रहस्य भी है और रोमांच भी है, जो अब भी बरकरार है। लेकिन रहस्य पर से किसी हद तक पर्दा उठाया जा सकता है जब आप कुछ तारों को जोड़ लें तो हो सकता है किसी हद तक तस्वीर साफ हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके तार जुड़े हैं दो जगहों से, दिल्ली और नागपुर से। हालांकि नागपुर ने यह साफ कर दिया है, नागपुर का मतलब आरएसएस से, आरएसएस ने साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से जिस नाम पर मुहर लगा है वो देवेंद्र फडणवीस है। यह तय कर दिया गया है कि आरएसएस की तरफ से देवेंद्र फडणवीस बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष के कुछ नेता हैं वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम पर वो मुहर लगा दे। यही वजह है कि अब तक उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हालांकि चुनाव से पहले यह साफ कर दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और अगर महायुति की सरकार बनती है तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसा लगता है कि महायुति की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह तय है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बात कर ली जाए एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे को पहले ही यह कह दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हालांकि चुनावी सभा में भी अमित शाह ये क्लियर कर गए थे कि इस बार अगर महायुति की सरकार बनती है तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे को बलिदान देना पड़ेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार क्यों नहीं? जरा सोचिए, आखिर क्या मजबूरी है और क्या वजह हो सकती है इसके पीछे। चलिए किसी हद तक तस्वीर साफ हो जाए इसलिए मैं कुछ तार जोड़ के आपको बताता हूं, रोशनी आएगी उससे। आपको पता है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना से आए। हालांकि शिवसेना की सरकार थी, महाविकास अघाड़ी की सरकार थी जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी थी। शिवसेना के दो फाड़ हुए जिसका नेतृत्व किया एकनाथ शिंदे। उनके साथ अच्छी खासी तादाद विधायकों की आई और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई गई, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन ये जितने विधायक उनके साथ आए थे वो क्यों आए थे? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप राजनीति में हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, तो आपके दिल में यह बात तो रहती है कि सरकार में शामिल हों, मंत्रिमंडल मिले आपको, वो भी मलाईदार। क्योंकि ये सबको पता है कि चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं, खर्च का बोझ उठा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना पैसा लगा के वो चुनाव जीत के आते हैं तो उनके दिल में तो ये बात रहती ही हो कि हम मंत्री बने और बेहतर डिपार्टमेंट मिले हमें। खैर, तो वो लोग उसमें आए थे। उस समय ये चर्चा चल भी रही थी, कुछ लोग नाराज भी हुए कि हम वापस लौट जाएंगे, लेकिन उन्हें यह कह के मना लिया गया कि अभी तो 2.5 साल समय है अपने पास, आपको भी मंत्रालय मिलेगा बारी बारी से। फिर जब चुनाव के करीब आ गए तब यह कहा गया कि जब अगली सरकार अपनी बनेगी तो वो लोग जो पीछे रह गए, जो छूट गए, उन्हें मंत्रालय मिलेगा 5 साल में। तो ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे
सत्ता से बाहर यानी सरकार से बाहर आ गए, तो फिर क्या उन विधायकों को वो रोक पाएंगे? क्योंकि जिस लालसा के तहत या जिस चाहत में वो आपके साथ आए, तो ये खूब अच्छी तरह से जानते हैं एकनाथ शिंदे कि वो कहीं और भी जा सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी एक तीर से दो निशाना लगा रही है। ये तो आपको अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है, जिसमें शिवसेना भी शामिल है। उसे दो हिस्से में किया, एक हिस्सा अपने साथ ले आए मतलब सरकार में, एक हिस्सा जो पीछे रह गया उसकी सीट सिमट के आ गई 20 पे। कैसे आई, क्यों आई, इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, यह कहानी आपको पता है। तो 20 पे सिमट के रह गई, 57 इस तरफ आया, और इस 57 में अगर वो 56 एकनाथ शिंदे को छोड़ दिया जाए तो 56 विधायक, वो 56 विधायक अगर सत्ता में शामिल नहीं हुए एकनाथ शिंदे, तो उनका जो एम है, जिस एम के तहत वो आए थे शिवसेना को छोड़ के इस शिवसेना में एकनाथ शिंदे के साथ, वो तो खत्म हो जाएगा। तो फिर उनके रास्ते कुछ और होंगे। तो उनके रास्ते क्या हो सकते हैं, क्या विकल्प हो सकता है, ये एकनाथ शिंदे साहब को पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाए और उन्हें मंत्रालय मिल जाए। यही तो हुआ था एकनाथ शिंदे साहब के साथ कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो वो सरकार में शामिल हो गए थे अपनी पार्टी तोड़ के। तो उन्हें मंत्री बना दिया जाए तो वो उस तरफ चले जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी कि शिवसेना को खत्म कर दिया जाए, इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है उनके लिए। और एकनाथ शिंदे अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि विपक्ष में अगर बैठते हैं, सरकार में शामिल नहीं हुए तो ठीक है, नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें मिल जाएगा। लेकिन उन बाकी विधायकों का क्या वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार होंगे? ये एक बड़ा सवाल और ये एक बड़ी परेशानी है एकनाथ शिंदे साहब के साथ। और वो सरकार में शामिल होंगे, भले वो मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन उनके साथ जो विधायक हैं उन्हें मंत्री बनवाएंगे, ये उनकी मजबूरी है, वरना पार्टी को वो बचा नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अजित दादा पवार, वो तो पहले ही कह चुके हैं, जैसे ही रिजल्ट आया उन्होंने कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ और देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़े। तो उनका समर्थन मिला हुआ है और वो साथ में हैं। सरकार बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि 41 विधायक उनके पास हैं, 132 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 145 चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो 170 से ऊपर हो जा रहे हैं। बहुत कंफर्टेबल रहेंगे वो, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इन सब तारों को अगर आप जोड़ें तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होती चली जाएगी। तो अब यह कहा जा रहा है, और मैं भी ये मान लेता हूं, कि 5 तारीख को शपथ समारोह होगा, प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे और अजित पवार तो उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे, अजित पवार। तो ये दो नाम एक किसी हद तक आप कह सकते हैं कि तय है, 5 तारीख को ये दोनों शपथ ले रहे हैं। बाकी क्या होगा ये कह पाना अभी मुश्किल है, तस्वीर अभी भी धुंधली है, उसे साफ होने में समय लगेगा। और जैसी ये तस्वीर साफ होने लगेगी, खबर आप तक पहुंच जाएगी। हां,
पिछले वीडियो में जैसा हमने आपको बताया था कि एक अनूठा प्रयोग होने वाला है महाराष्ट्र के एक गांव में। वहां के लोग जो ईवीएम को शक की नजर से देखा जा रहा है, ईवीएम पर इल्जाम लग रहा है कि कैसे वोट या तो वहां से गायब हो जा रहे हैं या ऐड हो जा रहे हैं, वो सही या फिर सही काम नहीं कर रहा है। तो गांव के लोगों ने यह तय किया था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे खुद अपने ही खर्चे से, और अपनी तसल्ली के लिए यह तय कर लेंगे कि देखिए साहब, ये बैलेट से जो परिणाम आया है वो ये आया है, ईवीएम से जो आया था वो ये आया। लेकिन प्रशासन ने उन्हें इजाजत नहीं दी, धारा 144 लगा दिया गया। गांव वालों से यह कहा गया कि यह काम गैर कानूनी है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों पर केस दर्ज हो, जेल भेज दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि फटाफट खबर आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये एक तरह का सहयोग होगा, एक तरह का सपोर्ट होगा। तो फिर दीजिए इजाजत। जय हिंद।